तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। बीपीएससी प्रीवियस ईयर में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो साइंस में आप लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन देख लीजिएगा, जितने भी अभी तक पूछे गए उसको कवर कर लिए हम लोग। और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसके पहले जो प्राचीन और मध्यकालीन है उसका भी हो गया। तो आज देखिएगा, आज का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। तो बाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के अध्यक्ष गांधी जी ही रहे थे। बाइकोम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, और खेड़ा, राजकोट और असहयोग में इसका नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने ही किया था। अगला क्वेश्चन है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे। तो रेवंड चार्ली एंड्रूज थे, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन में है कि चार्ल्स एंड्रूज जो दीन बंधु एंड्रूज सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो दिल्ली में है उसके प्रधानाचार्य थे, और भारतीयों से इनका गहरा लगाव था। ये हर तरह से भारतीयों को मदद करना चाहते थे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के जो फिनिक्स आश्रम है उसमें गांधी जी के साथ रहे थे, और गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनके निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। तो दीन बंधु की उपाधि से सम्मानित कौन किया था? गांधी जी ने किया था। और एंड्रूज 1925 ईस्वी और 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष रहे थे। गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जो सबसे गरीब है, गरीबों में भी गरीब, यानी कि सबसे गरीब लोगों को राशन देने के माध्यम से हेल्प करना उन लोगों की। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिएगा, इनके एक्सप्लेनेशन में है कि अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। इसका विचार सर्वप्रथम गांधी जी ने प्रस्तुत किया था, और इस संदर्भ में जॉन रस्किन की पुस्तक, जो क्या नाम है इसका, तो ऑन टू द लास्ट था, जॉन रस्किन की पुस्तक है, और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था। तो औद्योगिक कर्मी ने हिस्सा लिया था, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अहमदाबाद का मिल आंदोलन हुआ था सत्याग्रह, तो इसकी गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, 17 से 18 के बीच में हुआ था। और इसमें जो बोनस को बढ़ाने के लिए जो मजदूर थे वो मालिक से कह रहे थे कि हम लोग का बोनस, मतलब जो प्लेग बीमारी में बढ़ाया गया था उसको हटाइए नहीं, तो मजदूर, तो इसलिए मजदूरों इसका आंदोलन कर रहे थे। लेकिन जो मालिक थे वो नहीं मान रहे थे, क्योंकि अब बीमारी ख़त्म हो गया था, तो वो चाह रहे थे कि अभी जो टैक्स है, जो इन सबका बोनस बढ़ाया गया है उसको हटा दिया जाए, सिर्फ इन लोग को वेतन दिया जाए जो सैलरी होता है। तो इसीलिए विरोध किए थे जो मजदूर सब थे। तो 50% पहले ही सब देते थे उन सबको बोनस, तो अब उसको ख़त्म करना चाह रहे थे, इसलिए मजदूर सब इसका विरोध कर रहे थे। तो जब गांधी जी आए तो इस बोनस को इन लोग को 35% देने के लिए बाध्य कर दिए मिल मालिकों को। यही था अहमदाबाद आंदोलन। देखिए, गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिक और मजदूरों के बीच बोनस को बढ़ाने के लेकर विवाद में हस्तक्षेप था। यह विवाद जो प्लेग बोनस था उसको लेकर था, और इसका प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, लेकिन मजदूर इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं, हमको बोनस चाहिए। उसको उत्पादन और मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च की गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इसकी बात मान ली। अगला क्वेश्चन है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए थे। तो जमनालाल बजाज थे, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। तो जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे, और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन थे? तो M हो हिम थे। और यह कब हुआ था इसका गठन? तो 1885 ईस्वी में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। 1930 ईस्वी में जेल गए थे सेठ जमनालाल बजाज, और वो ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी भी त्याग कर दिए 1921 ईस्वी में, जब असहयोग आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किसान आंदोलन में भाग लिया था।
तो किस किसान आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया था? चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। तीनकठिया पद्धति के खिलाफ मुक्ति दिलाई किसानों को गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तो तीनकठिया पद्धति से जुड़ा है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में तीनकठिया पद्धति से जुड़ा है। 19वीं सदी का आरंभ में गांधी जी ने चंपारण में जो गोरे बागान मालिक यानी अंग्रेज थे उस किसानों से एक अनुबंध साइन करा लिया था, जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर इन लोगों को खेती करना था और अनिवार्य था। इसे ही तीनकठिया पद्धति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तीनकठिया पद्धति नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन को से संबंधित नहीं है, तो जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है, यानी कि जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। और राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, JB कृपलानी, महादेव देसाई, ये सारे लोग चंपारण आंदोलन में भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? तो चंपारण सत्याग्रह में JB कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद भाग लिए थे और राम मनोहर लोहिया यह कांग्रेस समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। यह संबंधित नहीं थे चंपारण सत्याग्रह से। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद ने की थी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल किसान भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष बने थे और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ थे। कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान NG रंगा को महासचिव बनाया गया था। फैजपुर में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसके साथ अखिल किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला था, इसकी भी अध्यक्षता NG रंगा ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि बम्बई में भारतीय राष्ट्रीय जो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस था उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और किसके प्रयास से हुआ था? तो NM जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के प्रयासों से हुआ था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस कह सकते हैं, उसकी स्थापना बम्बई में 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुआ था और लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे और चमन लाल जो दीवान चमन लाल थे इसके प्रथम महासचिव बने थे। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन के कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो MN राय थे। इसका भी आंसर ए हो जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में किसने किया था? तो व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी के बोल्शेविक द्वारा की गई थी। MN राय लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद पर सृजन किस अधिनियम से हुआ था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी। इसका कार्य था कि भारत सरकार के लिए अस्त्र और अन्य सामान खरीदना, ठेका देना, व्यापारिक हितों को देखना, इंग्लैंड में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की देखभाल करना इत्यादि कर्तव्य था। उच्चायुक्त और उसके सहायक वेतनों का व्यय भारत के साधनों से होना था। अगला क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया और इसका लक्ष्य क्या था? तो रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्यों विरोध किया था और इसका क्या उद्देश्य था? तो रोलेट एक्ट का उद्देश्य ये था कि आप को किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, यानी कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे या क्रांतिकारी थे उनको बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर लेते थे अंग्रेज और इन पे कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं होता था। इनको डायरेक्ट सज़ा मिल जाती थी या जेल में लाकर अंग्रेज बंद कर देते थे रोलेट एक्ट के तहत, इसलिए इसे काला कानून भी कहा गया था। कब हुआ था रोलेट एक्ट? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। मार्च रोलेट जो हुआ था
1919 में केंद्रीय विधान परिषद से पास हुआ विधेयक रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता था, जिसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा के जेल में बंद रख सकते हैं। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो रोलेट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह था। रोलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था। इसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन किया था, यानी कि देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर ये आंदोलन करना चाहते थे हड़ताल के माध्यम से कि जो 1919 का जो कानून है उसको बंद किया जाए। तो जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में लेफ्टिनेंट जनरल डायर ने नरसंहार कराया था। तो यानी कि बहुत सारे लोगों की हत्या करवाया था, गोली चलाने का आदेश दे दिया था जनरल डायर ने। अगला क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था, तो कब किया गया था? 1919 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने 1917 में न्यायाधीश सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की और इसका उद्देश्य था कि आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रोलेट एक्ट के तहत किया गया था। और रोलेट एक्ट जो था इसको अधिनियम कहते हैं। इसके द्वारा अंग्रेज सरकार जिसे चाहे जब चाहे बिना मुकदमा के जेल में बंद रह सकती है, इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो गांधी जी और इनके गिरफ्तारी के नहीं, जो 1919 का रोलेट एक्ट था उसी को विरोध करने के लिए। तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के बंदी के बनाने के विरोध में इनको गिरफ्तार कर लिया गया 1919 के एक्ट के द्वारा। तो उसके बाद से इसी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में गांधी जी ने राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने का फैसला लिया। इसी को जालियांवाला बाग प्रदर्शन कहते हैं, इसलिए जमा हुए थे लोग। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। रोलेट एक्ट के बढ़ते विरोध को देखते हुए सरकार ने गांधी जी के तथा अन्य नेताओं के साथ पंजाब में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे वहां की जनता का आक्रोश बढ़ गया और यह आक्रोश तब और बढ़ गया जब पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी और रोलेट एक्ट का विरोध के लिए लोगों ने अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया और इसी बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने नरसंहार करवाया था। यानी कि जो निहत्थे लोग थे, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, उन पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी? तो नाइटहुड की उपाधि जालियांवाला बाग हत्याकांड किसे? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसके हृदय विदारक घटना और रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड उपाधि को लौटा दी थी। और टैगोर ने कहा था, समय आ गया जब सम्मान के तबके अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को स्पष्ट करते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को गोली से किसने मारा था? तो ऊधम सिंह ने मारा था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जालियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओडायर को लंदन में हत्या कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। तो ऊधम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है, तो जालियांवाला बाग त्रासदी से। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। 1919 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। निहत्थी भीड़ पर हत्यारे डायर ने गोली चलाकर हजारों लोगों की नृशंस हत्या करवाई थी। अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो उधम सिंह ने मार डाला था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो 1940 में पंजाब के नेता थे उधम सिंह, उन्होंने उस जालियांवाला बाग का बदला लेने के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर को लंदन में हत्या कर दी और उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रतिष्ठित नहीं हो सकता? तो किसने खिलाफत आंदोलन को? इसका आंसर होगा गांधी जी ने देखा था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 से 24 नवंबर के बीच 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ था। इसके अध्यक्ष 24 नवंबर को गांधी जी थे और दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों के स्वयं को पृथक रखा, यानी कि धार्मिक मामलों से अपने आप को अलग रखा। किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है कि 1920 में खिलाफत कमेटी सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन छोड़ने की सलाह दी थी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया। गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया था। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। इस प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर शराब पीने की प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते हैं। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहार से। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान लोगों से शराब छोड़ने के लिए कहा था, जिससे सरकार को बहुत सारा घाटा लगा था। तो बिहार और उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताकर कहा कि आप लोग देखिए, महान लोग भी शराब पीते हैं तो आप लोग भी शराब पीजिए, आप लोग की सेहत के लिए बढ़िया। इसलिए लोगों को उत्साहित करने के लिए एक सूची जारी की। उसमें किस लोगों का नाम था देखिएगा, सिकंदर का था, जूलियस सीजर था, नेपोलियन शेक्सपियर था, आदि लोगों को शामिल किया गया कि ये लोग भी शराब पीते थे, आप लोग भी पीजिए। देखिए उस टाइम अंग्रेज जो थे अपने टैक्स के लिए लोगों के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे थे उनके स्वास्थ्य के खिलाफ। और आज भी ऐसा ही है, शराब सरकारी शराब लोग चलाते हैं और उसका टैक्स से बहुत ज़्यादा सरकार को फ़ायदा होता है, इसलिए सरकार बंद नहीं करती उसे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को इसलिए समर्थन दिए थे कि गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहे थे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि गांधी जी तुर्की साम्राज्य का जब विभाजन हो गया और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ तो उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को एक करने के लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ावा दिया। दिल्ली में 24 नवंबर 1900 को होने वाले खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस कमेटी की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था और दिसंबर 1919 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृत अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 साल में भी नहीं मिल सकता है। और इस आंदोलन में अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए इन्होंने इस आंदोलन का समर्थन दिया था गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन को किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसमें असहयोग विशेष प्रस्ताव की थी। दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में पुष्टि कर दी। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। और कहाँ सबसे ज़्यादा सफलता मिली थी? तो पश्चिमी चंपारण नहीं, पश्चिमी भारत और बंगाल उत्तर भारत
और इसके दौरान मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर इस आंदोलन में कूद पड़े थे, यानी इस आंदोलन में साथ दे दिए। राहुल संकृत्यान जो 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, वो कहाँ के थे? तो छपरा से। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छपरा क्षेत्र से। राहुल संकृत्यान 1893 से 1963 के अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वह 1912 में साधु बन गया और अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, उन्होंने जेल भी हुई। यह असहयोग आंदोलन के समय छपरा सक्रिय था, यानी कि छपरा में वो सक्रिय थे। 1922 में ये छपरा डीटीसी के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के बाद, यानी किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? चौरी चौरा कांड के दौरान। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो आंदोलनकारी थे, इन्होंने क्या किया था कि जो पुलिस चौकी था उसमें 20 चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहाँ 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने भीड़ में ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी पे आग लगा दी, जिसमें 22 से 23 पुलिस जिंदा जलकर मर गए। और गांधी जी ने इस घटना की निंदा की और कहा कि यह मेरी हिमालय जैसी भूल है, इसलिए इन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया या स्थगित कर दिया।